सुनिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा पॉलिटिकल साइंस का जो ये चैप्टर है चल रहा है, ये चैप्टर जो है ये पार्ट 1 आज का स्टार्टिंग डे है। जरा कोशिश कीजिएगा समझने का, तो सब कुछ समझ में बढ़िया से आ जाएगा आपको। एग्जाम भी नज़दीक है, समय भी बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग के पास है, तो हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, जितना स्पीड हो सके हम लोग इसको चीज़ फिर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सुरक्षा, सुरक्षा, और एग्जाम में जो आएगा उस सारे चीज़ को यहीं से प्रश्न बनाते हुए लिखना है। प्रश्न कैसे बनेगा मैं अभी बताते हुए भी उसको चलूंगा मैं। तो सुरक्षा का सबसे पहला अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है उनका अर्थ है खतरे से आज़ादी, इसी को बोलते हैं सुरक्षा। पूछा जाता है कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से आज़ादी, यानी किसी भी प्रकार का खतरा हमें नहीं होना चाहिए, हम हर खतरे से आज़ाद होना चाहते हैं। किसी प्रकार का डर भय हमारे बीच नहीं होना चाहिए जिसे हम असहज महसूस करें, तो इसलिए सुरक्षा शब्द को यूज करते हैं, और सुरक्षा का ही अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। अब इस सुरक्षा में क्या क्या आता है जरा सुनना, इसको दो प्रकार में बांटा गया, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक। देख पा रहे हो ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक पारंपरिक है एक अपारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? राष्ट्र सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा, और अपारंपरिक का मतलब होता है विश्व में जो लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा। अब कैसे सुरक्षा होगी, किससे होगी, सारा चीज हमने पॉइंट में लिख के दिया है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन में कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि पारंपरिक, पहले देश को लेकर चलता हूं मैं। यहां पर देश को भी देखो, अब ये जो पारंपरिक सुरक्षा है, इस पारंपरिक सुरक्षा को भी दो भाग में बांटा गया, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। बाहरी माने बाहर, आंतरिक माने अंदर, ठीक है। देखिए, अगर आंतरिक सुरक्षा मतलब कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। अगर किसी देश में, देश का बात कर रहा है, किसी भी देश में ले लो, केवल भारत छोड़ो, किसी भी देश में ले लो, अगर किसी भी प्रकार, किसी भी देश में अगर कानून व्यवस्था खराब हो जाए, लचर हो जाए, प्रॉब्लम में आ जाए, कोई कानून व्यवस्था को माने ही ना, या कोई भी देश है या कोई राज्य है वो अपने आप में ऐसा आंदोलन, ऐसा मूवमेंट कर रहा है जिससे वो अलग होने की स्थिति बन जाए, अलगाववाद हो जाए, या अपने आप में अगर वो लड़ाई कर रहा है, खुद ही के बीच में खुद ही के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी। अगर आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बाहरी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे उस समय में सैन्य हमला होगा, जनसंहार होगा, शक्ति संतुलन नहीं बन पाएगा, और गठबंधन और शस्त्रीकरण जो है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब क्या होता है कि अगर घर में आप सही नहीं हो तो बाहर वाला को अगर पता चल जाता है कि इसके घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, कमज़ोर है, तो बाहर वाला क्या होता है? उस पर हावी हो जाता है। तो ये बाहरी सुरक्षा, ये आंतरिक सुरक्षा। इसलिए पहले अपने अंदर की सुरक्षा को बढ़िया कर लो, फिर ये अपने आप सुधर जाएगी, अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर मैं अपारंपरिक की बात करें, विश्व में लोगों की सुरक्षा, तो ये इसमें भी दो टाइप है, एक मानवता की सुरक्षा को लेकर बात की गई है और एक विश्व की सुरक्षा को लेकर बात की गई है। मानवता की सुरक्षा कैसे होगी? देखिए, भूख, अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा, ये जो चीजें हैं ये मानव को असुरक्षित कर देते हैं। भूख से लोग मर जाते हैं, अकाल से पीड़ित हो जाते हैं, महामारी से खत्म हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदा जो भी सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी जो आते हैं, उन सारे चीज मानव की सुरक्षा के लेकर अच्छे नहीं है। तो इसको और विश्व की बात करें तो विश्व में क्या है? आतंकवाद, बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, ये विश्व के लिए असुरक्षा महसूस कराती है। यानी ये विश्व का समस्या है जिससे सब लोग पीड़ित हैं, और ये अपने आप अंदर की सुरक्षा है, ठीक है, जिसमें मानव इफेक्ट होते हैं, इसमें विश्व इफेक्ट होते हैं। विश्व मतलब पूरा का पूरा देश, और उस देश में रहने वाला जितने भी जनसंख्या, वो सारे लोग इससे असुरक्षित होते हैं। तो ये सुरक्षा की धारणा में ये दो प्रकार से मैंने इसको बताया है। इसी चीज को आगे और भी मैं स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिख रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सबको लिख लिए हैं? चलिए आगे चलते हैं। हो गया? सुनिएगा, ध्यान सुनना है। अब उनमें आता है कि पारंपरिक धारणा यानी बाहरी सुरक्षा क्या है, जरा सुनना। यहाँ पर जो बाहरी सुरक्षा पॉइंट लिखा है, उतना भी गर्मी नहीं है जितना आप लोग ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, उतना भी गर्मी नहीं है। गर्मी लगेगा तो सबको लगना चाहिए। ध्यान यहाँ होना चाहिए, अपना सुख साधन पर ध्यान नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? एक कहा है ना, कुछ देर पहले भी हमने कहा, सिखाया कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही जिसने लड़ा नहीं। तो लड़ाई करो, इसको देखो,
अब तुमको अगर गर्मी लग रहा है तो मतलब तुम्हारा यहाँ ध्यान नहीं है। ये मैं ऑब्जर्व करने के लिए पंखा को ऑफ करके रखा हूँ और लाइट को बंद करके रखा हूँ कि आपका ध्यान यहाँ है या नहीं है। अब अंतिम में ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं समझ में आई? उतना भी गर्मी क्या, बहुत बड़ा हम बहुत रईस खानदान के नहीं ना है कि एक पल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम रईस बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, समझ गया? खाली सोचने से नहीं होता है। क्या बुझे? सोचने से होगा क्या? सोचने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ो, यहाँ ध्यान सुनना। सबसे पहला है सैन्य खतरा। सैन्य खतरा को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भी बनता है, सुन लो। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको माना गया है? सैन्य खतरा को। तो सैन्य खतरा को किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत क्या है? कोई दूसरा देश। कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य हमलों की धमकी देकर कि तुम अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर हम अटैक करेंगे। जैसे चाइना अमेरिका को धमकी देता है कि अगर तुमने हमारा बात नहीं माना या फिर कुछ हमारे मामले में, तिब्बत के मामले में कुछ टांग अड़ाया तो फिर मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वही बात है कि इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है और जो सैन्य हमलों की धमकी देकर किसी देश की संप्रभुता को, उनकी स्वतंत्रता को और उनकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, यानी उसको तोड़ने की बात करता है कि अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना या दिस दैट तो तुम्हारा ये सारा चीज खत्म कर देंगे। तो याद रखना, किसी देश का केंद्रीय मूल्य क्या होता है? ये तीन: संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता। यहां से भी एमसीक्यू निकला। अब ध्यान सुनिएगा कि किसी देश का केंद्रीय मूल्य किसको माना गया? यही तीन को किसी देश का केंद्रीय मूल्य माना गया है। तो यही सब चीज को तोड़ डालेगा जो होना नहीं देना है। तो सैन्य खतरा इसी को बोलते हैं। अब अगर किसी को युद्ध से बचना है तो युद्ध से बचने का उपाय क्या है? दूसरा पॉइंट है युद्ध से बचने का उपाय क्या है। तो 3 पॉइंट यहां देखो लिखा है। सबसे पहला है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर। जानते हो ना आत्मसमर्पण? सरेंडर मतलब दूसरे पक्ष की बात को मान लेना बिना युद्ध किए हुए। जैसे आप हार जाते हो बिना पढ़े ही, हम पास नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे छोड़ो। तो पहले लड़ो, लड़ कर हारोगे तो हार नहीं कहलाएगी, और बिना लड़े ही हार गए तो वो सबसे बड़ा हार और पूरा जितने आपके आने वाले पीढ़ी हैं सबके लिए हार कहलाएगी। इसलिए हार नहीं मानो, आत्मसमर्पण मत करो, पहले लड़ लो। नहीं लड़ोगे, देखो कोई भी देश जब अपना पॉलिसी बनाता है ना, कोई भी देश जब अपना पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी का मतलब अपना जब वो नीति बनाता है, तो उस नीति पर, उस पॉलिसी में आत्मसमर्पण शब्द को ऐड कभी नहीं करता है। कोई छोटा से छोटा देश, बड़ा सा बड़ा देश, कोई भी हो, ये आत्मसमर्पण वर्ड को यूज नहीं करता है, क्योंकि आत्मसमर्पण का मतलब ही होता है खराब। समझ में आ रहा? ये इसका मतलब आत्मसमर्पण अगर लिख दिया तो मतलब समझो देश एकदम अंदर से कमजोर हो चुका है, डरपोक देश है, आसानी से उसको आप उस पर विजय पा सकते हो। तो ये शब्द नहीं लिखेगा चाहे वो कितना कमजोर हो जाए। तो आत्मसमर्पण समझ आ गया। दूसरा देखो, दूसरे देश को इतना डरा देना, अगर युद्ध से बचना है, युद्ध को अगर जीतना है तो दूसरे देश को इतना डरा दो, सामने वाला जो देश है उसको इतना डरा दो कि वह युद्ध से पीछे हट जाए कि भैया नहीं इससे युद्ध नहीं करना है, बहुत पावरफुल है, इसका बोली से लग रहा है, तो वो युद्ध नहीं करेगा और भाग जाएगा, तुम जीत जाओगे। तीसरा है हमलावर को पराजित कर देना। जो हमलावर में जो आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, उसको या तो तुम क्या करो, उससे लड़ाई करो और पराजित कर दो। 3 उपयोग, पहला या तो आप आत्मसमर्पण कर दो कि हमसे नहीं होगा, जब तुम जीत गए, या उस सामने वाला को डरा दो जैसे कि वो भाग जाए, या फिर युद्ध कर ही लो और उसी में पता चल जाएगा कौन जीता और कौन हारा। तो हमलावर को पराजित कर देना, इससे युद्ध आपका हो जाएगा और जो चीज आप चाह रहे हो उस सुरक्षा भी आपको मिल जाएगी। तो पारंपरिक धारणा में ये 2 चीज आपको याद करना है, 2 चीज आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो। बड़ी हो गया, सुनिए, आप सुनिए, इसका सुनिए, बाद में लिखिएगा, सुन लो, पहले सुनो बाद में लिखना। आप परंपरागत नीति के सुरक्षा के तत्व क्या है? कौन है जी समझ में, परेशान कौन है जीवन पर? भौं भौं किसका बज रहा है मोबाइल? इधर किसका बज रहा है?
एक लाइन और याद आ गया हमें, प्रेमचंद जी ने कहे हैं बड़ी अच्छे से बच्चों के लिए, यही तो जीवन का साप है, लोग उसी पर लपकते हैं जहां पर अमंगल और सत्यानाश है। नहीं बुझे, नहीं बुझे। निर्धन गिरे पहाड़ से पूछे ना कोई हाल, धनिक को कांटा लगे पूछे लोग हजार। समझ गए? पढ़ लो, अपना मजबूत बना लो पहले, तब ना इसमें ताकत आएगी, तब ना लोग तुम पर झूलेंगे। अब तुम अपने सिंगल फेफड़ा का हो तो क्या तुम पर झूलेगा लोरी। पहले मजबूत करो, सहने की आदत डालो। जिस दिन लोगों की बात सहने की आदत तुमको पड़ जाए ना, उस दिन जानना हम अब सफल हो रहे हैं। और अगर अब बात सब सह नहीं पा रहे हो किसी का, तो जानना अभी भी हम में कमियां बहुत बाकी। ये एकदम मूल मंत्र है, सहना सीखो। आज पंखा क्या बंद कर दिए, सबका यहाँ दमा हो गया, अस्थमा हो गया, सब हालत खराब, बेचैन। सोचो जो 50-50 डिग्री 40 डिग्री पर हमारे भाई लोग जो बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, उनका वो अगर तुम्हारे जैसा सोच के वापस घर को आ जाए, पाकिस्तान तुमको उठा उठा बोगचा के लेके चल जाएगा। नहीं होना चाहिए। तो मैं आज देखा कि तुम कितना सह सकते हो, अब भी तुमको बहुत बनना है। चलो सुनो इधर, सुजीत शरीर को थोड़ा कम करो। हाँ देख रहे हो। चलो सुनो इधर, हमने कहा परंपरागत सुरक्षा के, इतने थोड़ा गर्मी में हालत खराब जी, आगे क्या करोगे तुम लोग, समझ में ना आ रहा हमका है। परंपरागत नीति की सुरक्षा के तत्व क्या है? 4 तत्व लिखा है मैंने। अपरोध लिखा है मैंने, रक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना। एग्जाम में लिखना है, जरा सुन लीजिएगा बड़े प्रेम से मोहब्बत से सुनिए कि ये परंपरागत नीति के सुरक्षा के तत्व है। पहले है अपरोध। अपरोध का मतलब होता है, अपरोध मतलब मना कर देना, अपरोध नहीं। इनका संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से है। युद्ध की आशंका, अगर युद्ध की आशंका हो रही है तो उनका पहले ही निवारण कर लो। अगर आशंका मैंने क्या होता है, आशंका का मतलब होता है पहले ही जान लेना कि भैया हमारे लाइफ में तकलीफ आने वाली है, हमारे जीवन में कोई दिक्कत होने वाला है, तो उनका पहले ही निवारण कर लिया जाए। बात समझ? अब उसी समय पर निवारण करने के लिए बैठोगे तो वो निवारण नहीं हो पाएगा। बिहा घरे कोहड़ा रोपोगे तो कैसे होगा? नहीं समझे? बिहा घरे कोहड़ा नहीं समझे? बिहा घरे कोहड़ा नहीं समझे? आग, घर में आग लगी हो तब कुआं खोदोगे, अभी नहीं समझे? तुम बहुत बच्चे हो जी, नहीं समझोगे अभी, यही समझ लो काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए। हमने कहा इसका संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से है। युद्ध कैसे भी हो, युद्ध अच्छा नहीं होता, युद्ध से कभी भी कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो युद्ध की आशंका को रोकना और दूसरे देश को इतना डरा देना, क्यों काहे उंगली फुटा रहे हो, इस दूसरे देश को इतना डरा देना कि वो युद्ध से पीछे ही हट जाए। बस में युद्ध को या तो तुम रोको, या अगर रोक नहीं सकते हो तो थोड़ा अपना पावर दिखाओ और सामने वाले जो युद्ध करने आ रहे हैं उसको इतना डरा दो, चमका दो कि वो उल्टे पांव ही भाग जाए। ठीक है ना? तो ये अपरोध का मीनिंग ये हुआ। दूसरा पूछेगा एग्जाम में आ सकता है कि परंपरागत नीति सुरक्षा के कितने तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कितने तत्व हैं? 4 तत्व है। तो चारों का नाम याद कर लो और चारों बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। दूसरा है रक्षा। इनका संबंध युद्ध को सीमित रखना अथवा समाप्त करने से होता है। अगर रक्षा माने क्या हो गया, हम अपने को रक्षित कर लिए, अपने को एकदम सुरक्षा में डाल दिए, अपना रक्षा कर लिए, मतलब या तो युद्ध नॉर्मल चल रहा है, अभी तक हम मारे नहीं गए हैं, हम सुरक्षा में हैं, या युद्ध समाप्त हो गया है। बस यही होता है। शक्ति संतुलन, यानी शक्ति संतुलन बैलेंस बनाना कि अगर सामने वाला जो दुश्मन लड़ने हमसे आ रहा है उसका ताकत देखो, उसके पास 5 गो बम है तो हम भी कम से कम तो 5 गो बम हमको भी रखना पड़ेगा, तब शक्ति संतुलन होगा। बैलेंस इसी को ना बोलते हैं। अगर उनके पास कुछ बढ़िया अस्त्र शस्त्र है तो मैं भी बढ़िया अपना अस्त्र शस्त्र कर लूं, उनके पास 1000 सैनिक है तो मैं भी अपने पास 1000 सैनिक कर लूं, उसको शक्ति संतुलन बोलते हैं। यानी सैन्य शक्ति बढ़ाना, दूसरे देश की सेना देखो कितने आ रहे हैं, उससे अपना सैनिक ज्यादा रखो,
आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक यानी थोड़ा टेक्निकल बनो, थोड़ा चीज़ों को और आगे बढ़ाओ, तब युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि वह सैन्य शक्ति का आधार है। आर्थिक यानी पैसा कौड़ी और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ये सैन्य शक्ति का आधार है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया किसी भी देश का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सैन्य शक्ति, है ना, ये याद रखना। और उसके बाद गठबंधन बनाना। गठबंधन सबसे आसान है। कैसे? कि सैन्य हमलों को रोकने या उससे रक्षा करने के लिए कई देश गठबंधन करते हैं। गठबंधन का मतलब समझ गए ना? गठबंधन का मतलब नहीं समझे? गठबंधन का मतलब है आपस में मिल जाना। जैसे गठबंधन की सरकार नहीं होती है, अभी हम लोग के झारखंड में तो वही हाल है। गठबंधन की सरकार है या नहीं है? क्या बोलते हैं, मोहम्मद सरकार का क्या नाम है? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कांग्रेस बाबू मिलके ना सरकार का है, तो वही है गठबंधन। दोनों का काम चल जाएगा। तो सैन्य हमलों को रोकने या उससे रक्षा के लिए कई देश गठबंधन करते हैं, और इसके तहत लिखित संधियां करती हैं। लिखित कि लिखो संधियां, क्या संधियां? गठबंधन के आधार अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और गठबंधन राष्ट्र हितों पर आधारित होना चाहिए। ये दो संधियां करती हैं। और इस प्रकार देखो, लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये आप लोग मानव जीवन के लिए भी यही चीज है। कितनों कुछ कर लो, लेकिन कहा अंत में नोट में कि इस प्रकार सुरक्षा की परंपरागत धारणा के में विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है ना, कि जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है। हम लोग को भी मनुष्य जीवन में भी यही मूल मंत्र है कि हम लोग कितनों भी हमारा आसपास कितनों भी चाचा काका मामा नाना माँ बाप पिताजी भाई बहन ससुर दामाद सब रह जाए, फिर भी अपने अंदर एक जज्बात रखो कि अपनी जिम्मेदारी तुमको स्वयं उठानी पड़ेगी। तुम्हारा जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, सांत्वना दे देगा, उफ कैसे हो गया, लेकिन तुम पर 2 रुपया कोई खर्चा नहीं करेगा। काहे करेगा? सबका अपनी अपनी खुद की जिम्मेदारियां होती हैं जो स्वयं को उठानी पड़ती है। तो अगर समझदार हो तो समझ जाओ ये देश के लिए भी है और इंसान के इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी है कि प्रत्येक देश को हो या प्रत्येक इंसान हो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको स्वयं उठानी पड़ती है। कोई तुम्हारा सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर नहीं आवेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम नेक्स्ट लिखो, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। हाँ, बाद में लिखिएगा, जो भी छूटा है हम भेज दिया जाएगा उस ग्रुप में आपका। ध्यान सुनिएगा, पारंपरिक धारणा अर्थात आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, इसके विषय में मैंने आपको क्या लिखाया, सुनिएगा कि सुरक्षा का पारंपरिक धारणा का दूसरा रूप है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा मतलब अंदर से सुरक्षा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये आंतरिक सुरक्षा है। आंतरिक सुरक्षा ये दीवारें हम लोग की कर रही हैं। अगर दीवार ही कमजोर हो जाए तो फिर हम लोग आंतरिक सुरक्षा की कल्पना किससे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा का उपाय व्यवस्था हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह पारंपरिक धारणा का दूसरा रूप है। किसी देश के भीतर सुरक्षा के लिए आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। मतलब यही जो है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को जिसको भीतर के लिए सुरक्षा बोलते हैं, इसको कौन बनाता है, कौन इसको रखता है? तो हम कहते हैं सरकार। सरकार जो वर्ड यूज करते हैं वही सरकार आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करता है, वही आंतरिक सुरक्षा को बनाकर रखता है। यूरोप के उपनिवेशी देशों में खून खराबे की चिंता रही, क्योंकि उपनिवेशी का मतलब होता है गुलाम वाला देश, और गुलाम कोई रहना नहीं चाहता है। सब कोई अपना आज़ादी प्रिय है, पसंद है, कोई किसी का गुलाम अब नहीं रहेंगे। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए यूरोप में बहुत सारे जगहों पर खून खराबा हुआ। क्यों हुआ? अपने को आज़ाद करने के लिए खून खराब हुआ। और 1950 में तो बोल दिया फ्रांस ने वियतनाम से लड़ाई कर लिया। उसी प्रकार 1950-60 के दशक में तो ब्रिटेन ने केन्या से लड़ाई कर लिया। सब आज़ादी की लड़ाई किया। ठीक है ना? और इस प्रकार उपनिवेशों ने 1940 के दशक तक आते आते लगभग सभी लोग अपना आज़ादी चाहने लगे और आज़ाद होने भी लगे। हम लोग भी देखो 1940 के दशक में ही आज़ाद हुए। अपना देश भारत जो है 1940 के दशक में आज़ाद हुआ। 1940 के दशक में 40 से 50, और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए अंग्रेजों से, तो 1940 के दशक ही हुआ। तो सभी लोग लगभग देश जो है 1940 के दशक तक अपने आप को आज़ाद कर लिया। ठीक है, तो ये इसका मेन सारांश था, लिखा दिया। इसका आगे कल को करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए।